देखो बेटा, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एक साफ वायर है जो कि सीलिंग से यानी रिजिड बॉडी से आपका ये लटका हुआ है, यानी आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, ये फिक्स है और ये आपका वायर लटका है और ये एरिया ऑफ वायर होगा। हालांकि कोएक्सियल है, बहुत छोटा सा होगा, लेकिन कुछ ना कोई रेडियस होगा, भले ही मिलीमीटर का हो, तो आप पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल सकते हैं और वहां से आपको डब्ल्यू अटैच कर दिया। ऐसे सूरत हाल में आपको बताना है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो आपने कहा हमको मालूम है, इसका मासूम है, ये बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है, आपके पास वेट लग रहा है जो कि आप mg से जानते हैं, ये वेट हो गया। एरिया ए दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए दे रखा है, तो आप डिवाइड बाय एरिया कर दीजिए, यानी W अपॉन ए सेकेंड इज द बेस्ट ऑप्शन। देखो बेटा, इस सवाल में आपको रेशियो ऑफ जायरेशन ऑफ किस किस का रेशियो पूछा जा रहा है, जायरेशन का सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर टू द रेडियस ऑफ थिन हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड सेम एक्सिस। तो आपने कहा हमको मालूम है, इसका मासूम है, इंक बदल लेते हैं। तो आपने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, एम आई राइट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर ले ले। ये होता है 2/5 mr²। बेटा दोनों का मास सेम है, अबाउट डायगोनल ही जाएगा, कहीं भी आप छेद करेंगे तो वो डायगोनल से ही निकलेगा। ये आपका स्फीयर है, ये सेंटर है, कोई भी एक्सिस आपकी सेंटर से पास होगी वो अबाउट डायमीटर ही होती है, वो अबाउट डायमीटर ही होती है। तो आपने CG से पास होने वाला निकाल लिया, इसको डिवाइड कर लिया, ऊपर ले गए तो ये हो गया 3 दूनाई 6, एम ए राइट, और ये हो गई 5 दूनाई 10, जिसको आप 3/5 कह सकते थे। लेकिन आपको रेडियस ऑफ जायरेशन बताना है, तो आपने कहा mk² SS सॉलिड, और ये होगा mk² ऑफ हॉलो स्फीयर। अगेन m कैंसिल, तो ks अपॉन kh हो जाएगा √3/5 या √3 रेशियो √5। हालांकि आपके सवाल में रूट नहीं दिया था, लेकिन आप इसको बोनस में या ये वाला आप इसको ठीक मान सकते हैं, एम आई राइट। तो कभी कभी गलती हो भी जाती है, माफ कर दिया कीजिए नेटा को, वो भी शरीफ आदमी है, बोनस का नंबर आपको दे देते हैं। देखो बेटा, नीट 2023 में कितना आसान सवाल पूछा गया था, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बनाना है, तो जाहिर सी बात आप समझ गए, 3 माइक्रो सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, तो आप कह सकते हैं कि सर ये हो गया 3 माइक्रोफैरड, और इन दोनों को C1 + C2 कर दीजिए, क्या हो गया बेटा 6 माइक्रोफैरड। अब तो ए और बी के बीच में निकाल लोगे, आपको मालूम था पैरेलल में C1 + C2 होते, इसको निकालना बहुत आसान है, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ठीक। अगर 2 कैपेसिटर दिए हैं तो ऊपर उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डिवाइड बाय सम कर लीजिएगा, एक बार में कर लीजिएगा, हमने आपको बताने के लिए बताया है। ये हो गया 3 3 त्रिका 9, 3 दूनाई 6, यानी 2 माइक्रोफैरड है कोई, यस। देखो बेटा, जब भी डायरेक्शन का सवाल आएगा, सोती सर ने क्या बताया है कि एक एक्स एक्सिस खींच लेना, एक वाई एक्सिस कर लेना, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पश्चिम, बाएं और दिशा उत्तर की, दाएं और दिशा दक्षिण की, ये बना लीजिएगा। यूं यहाँ पे आप खड़े, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पश्चिम, तो क्लासरूम में बैठे तो सामने जो आप देख रहे हैं पूरब बना लीजिएगा, और पीठ आपकी पश्चिम यानी वेस्ट हो जाएगी, बाएं जहाँ आप घड़ी हाथ में पहनते हैं वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और जो राइट हैंड है वो आपका साउथ हो जाएगा। आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। क्या कह रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग सदर्नवर्ड, चलो भैया जाओ, किसने मना किया है, सदर्नवर्ड जा रहा था, कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म से ही जा रहा होगा, फिर एकदम से ईस्ट मुड़ गया विद सेम वेलोसिटी, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा सर V1 ये था और V2 हमारा ये था, इस मैग्नीट्यूड से जा रहा था, राइट। क्या लगे फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेयर, तो आपने कहा फोर्स की जहां तक बात है तो वो तो मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है,
और एक्सीलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। आपने कहा ये तो हमको मालूम है क्योंकि इश्क मासूम है, ठीक, ये डायरेक्शन निकालने काम बन जाए। तो यानी B2 में से V1 घटा लीजिए तो V1 B2 तो आप यहाँ लिख लीजिए, ये आपका B2 हो गया बेटा, एम आई राइट। अब देखिए मैग्नीट्यूड बराबर है तो जो एंगल आएगा वो बराबर ही होगा। और V1 निगेटिव है, निगेटिव क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव है तो V1 यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा उल्टी डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड तो आपके बराबर ही है, ठीक, बस काम बन गया। तो यहां से आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा लिया, तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ये हो गया। एंगल आप निकाल लीजिए तो आपने कहा सर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 यानी 45 डिग्री, और tan गायब कर लीजिए, थीटा बराबर 45 में आपको क्या मिलेगा, आपको नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा, यानी थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा इस सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं कि साहब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उसको आप एरिया वेक्टर पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस एरिया में उसको इंटीग्रेट करके आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 0 है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है जो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो उस क्लोज सरफेस जिसको आप गॉसियन सरफेस कहते हैं उसमें फ्लक्स आपका 0 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही हैं, एम आई राइट, उतनी ही वापस है, क्योंकि फ्लक्स यानी चेंज इन फ्लक्स 0 है, यानी φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू 0 है। φ1 को आप रिप्रेजेंट करना है कि इतनी हमारी जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर हो रही है, इतनी निकल रही है, तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर होंगी तभी आपका 0 होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन लीविंग, यानी फर्स्ट इज द बेस्ट सुटेबल आंसर फॉर नीट 2023 क्वेश्चन नंबर। देखो बेटा इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच इज 2 सेंटीमीटर इज यू। नीट 2023 बहुत ही सिंपल था। आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होती है वो K इंटू एक्स स्क्वायर होती है। एक्स का मतलब होता है जितना आप कंप्रेस कर रहे हैं या जितना इलोंगेट कर रहे हैं, यानी जितना खींच रहे हैं या जितना सेंटीमीटर दबा रहे हैं वही है। खाली स्प्रिंग है तो कुछ नहीं है, या तो स्प्रिंग को दबाओ या तो खींचो, और जितना अमाउंट या डिस्टेंस दाबेंगे या खींचेंगे वही एनर्जी में स्टोर होगा। स्प्रिंग है कांस्टेंट होगा, सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 इंटू 4 हो गया। दोबारा में आप कितना खींच रहे हैं, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि स्प्रिंग 1 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 1 होगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 8 64। बस काम बन गया आपका। उठा के डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपने कहा सर ये u हो गया और ये हो गया 1/4 इंटू के, ये कैंसिल हो गया, यानी 64/4, 4 × 9 4, 4 × 24, इसलिए u डैश इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए 16u है कोई, यस, फोर्थ इज द बेस्ट ऑप्शन। देखो बेटा कितना आसान था। देखो बेटा इस सवाल को गौर से देखो, इसमें आपको 10 वोल्ट 2 वोल्ट का एक सेल दिखाई दे रहा है, एक 400 ओम का दिखाई दे रहा है, एक R रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसी की वैल्यू नहीं मालूम है तो हो सकता है यही पूछा जाए, तो वही देखते हैं, वही कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R। खत का मजदूम जान लेते हैं बंद लिफाफा देख के। और एक गैल्वेनोमीटर है, इनका देख ले क्या कह रहा है, 0 डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, यानी कि डिफ्लेक्शन नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बह रही है, यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, एम आई राइट। तो हमने इसको 0 कर दिया था, नॉट इक्वल टू 0। भाई रबड़ भी हमको मिल गई है बेटा, मेरी तबीयत खराब थी इस वजह से मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा था, और अभी भी आप मेरे चेहरे की स्थिति देख के आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत अभी पूर्णतया ठीक नहीं हुई। घबराओ नहीं, सब करा देंगे, बहुत टाइम है।
तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है तो स्वीटी क्या हो जाएगा, IG इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे करंट नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हो, 2 वोल्ट का पूरा वोल्टेज जो है R पे गिर रहा है। पूरा ये जो 2 वोल्ट है ये कहाँ लग गया बेटा, ये R पे। तो इसमें जो R में करंट बह रही है तो आपके सूरत हाल क्या हो गए, ये हो गए। करंट नहीं है तो पोटेंशियल तो है। सर्किट ओपन हो गया तो ओपन में वोल्टेज मिलता है। तो आपने कहा इस वोल्ट की वजह से जो करंट बहेगी वो वोल्टेज अपॉन R हो जाएगा। अब इधर का देखिए, इधर आपके पास क्या हो गया, कहने लगे सर उधर करंट नहीं जा रही है, इसका मतलब है सर्किट ये हो गया 400 ओम, एम ए राइट, 4 ही है ना बेटा, 10 वोल्ट और R। देखिए ये सब किसमें लगे हुए हैं, ये सब लगे हुए हैं सीरीज में, यानी कि जो R में करंट बह रही है वही सर्किट में करंट बह रही है, वही आपने निकाल भी लिया। देखो बेटा यही इसीलिए गैल्वेनोमीटर दिया गया था और कुछ नहीं था। तो आपने कहा ऐसे सूरत हाल में वोल्टेज सोर्स 10 है और रेजिस्टेंस हमारे पास 400 प्लस R, करंट निकाल लिए 2/R। बस अब तो बेटा R निकाल लोगे, 400 प्लस R और इधर हो गई 5R। अब आपको खत का मजमून समझ में आने लगा बंद लिफाफा देख के। R इज इक्वल टू 100 ओम है कोई, यस, थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं था, यानी करंट नहीं बह रही, तो पूरा सर्किट ओपन है तो पूरा 2 वोल्ट का वोल्टेज इस R के क्रॉस लग रहा था। यही चीज बस बच्चों तुमको समझने की जरूरत थी। देखो बेटा ये सवाल कितना अच्छा, इसमें कह रहे हैं ए 12 वोल्ट 60 वाट लैंप, यानी बल्ब की आपको रेटिंग दी है, कनेक्टेड टू द सेकेंडरी आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जोड़ा है, हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू AC मेन आप 220 वोल्ट। एज्यूम द ट्रांसफार्मर इज आइडियल, इसको भी ध्यान रखिएगा भाई साहब, आइडियल है यानी कि कोई आपके पास लॉस नहीं है। बताना क्या है, प्राइमरी इन करंट इन प्राइमरी, वेरी गुड, इंक बदल लेते हैं। तो आपने कहा कि सर ये सेकेंडरी हो गया और इस पे एक हमारा बल्ब लग गया जिसकी रेटिंग क्या दे रखी बेटा, 12 वोल्ट 60 वाट, और ये आपके पास प्राइमरी हो गया जिस पे आपने वोल्टेज दे रखा 220 वोल्ट। इसकी करंट बतानी है जो कि आपने कह दिया IP है, आइडियल है, नो लॉस ऑफ पावर, यानी कि जितनी पावर प्राइमरी में चल रही है वो पूरी कहीं डेसिपेट नहीं हो रही, सेकेंडरी में जा रही है। प्राइमरी की पावर IP इंटू BP और सेकेंडरी की पावर में आपने केवल 60 वाट का एक लैंप लगा रखा है, तो ये हो गई IP इंटू 220 वोल्ट और सेकेंडरी की पावर में 60 वाट ही आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो IP इज इक्वल टू 60 अपान इतना, ठीक, पॉइंट लगाया 0, 3 66 हो जाता, तो 3.3 से कम होगा, 0.3 से कम क्या मिल रहा है आपको, 27 मिल रहा है। तो फर्स्ट इज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। भाग देने ना बैठ जाना इम्तिहान में। देखो बेटा इस सवाल में अगर आप पावर सप्लाई जो होती है उसको अगर आप समझ लें कि उसके कितने पार्ट होते हैं तो सवाल आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जरूरत होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। क्यों, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, घर में तो 220 वोल्ट आती है, एम आई राइट, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपके डायोड और जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं वो तो 5 वोल्ट, या जो डीसी मोटर्स हैं वो आपके 12 वोल्ट से चलते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपकी जो एसी आ रही है सरकारी 220 वोल्ट, एम आई राइट, 220 वोल्ट एसी आ रही है, तो इसको आप स्टेप डाउन यानी 12 वोल्ट में करते हैं, ठीक। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस करने काम आता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये यहां से एसी ही हुई है, यानी कि वोल्टेज ही रिड्यूस हुआ है आपका 220 से घट के, जितना आपने बनाया है कंपोनेंट ऑफ पावर सप्लाई है। अच्छी तरह समझ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा। फिर आप यहां पे डायोड यूज करते हैं,
अगर एक डायोड करेंगे तो हाफ वेव बन जाएगा, 2 डायोड यूज करेंगे तो फुल वेव बन जाएगा विद सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। अगर 4 डायोड लेंगे तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी खत्म हो जाता है। तो फिलहाल आप एक डायोड और 2 डायोड और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को समझें। ये तो ये होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या काम होता है कि जो अभी भी एसी आई है उसको यूनिडायरेक्शनल बना देना। ठीक, हाफ वेव में ऐसे बनेगा और फुल वेव होगी तो आपकी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको क्या चाहिए, अभी देखिए अप्स एंड डाउन मिल रहे हैं यानी रिपल फैक्टर मिल रहे हैं, तो आपको फिल्टर की जरूरत होती है। फिल्टर्स ये 3 प्रकार के होते हैं आपके स्तर पे, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर और एक आपका पाई टाइप फिल्टर होता है। इस तरीके को पाई टाइप कहते हैं। ये कैपेसिटर वाला फिल्टर हो गया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ये लेंज ला पे हो गया यानी इंडक्टर वाला फिल्टर हो गया। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसको पाई टाइप फिल्टर कहते हैं। ये देखो अभी भी अप्स एंड डाउन दिख रहा है बेटा। ये जो एसी कंपोनेंट है जिसको आप एसी रिपल भी कहते हैं, ये रेक्टिफाई करता है। और इसके बाद आप क्या यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर जेनर डायोड यूज करते हैं। जेनर डायोड यूज करते हैं बेटा वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। एम आई राइट। और फिर फाइनली आपके पास क्या आ जाता है, लोड रेजिस्टेंस आ जाता है। जिस भी डिवाइस को देनी होती है वो आपका लोड कहलाता है, आप उसको देते हैं। या एसी रिपल पूछे थे तो ए फिल्टर कौन करेगा, रिमूव द एसी रिपल, ये फिल्टर रिमूव करता है। और फिर फिल्टर में आपके पास कौन सा था, कैपेसिटर या इंडक्टर या पाई, तो या कैपेसिटर था तो आपने कैपेसिटर को कर दिया। तो बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, स्टेप डाउन, डायोड एज ए रेक्टिफायर, फिल्टर्स आपके कैपेसिटर, इंडक्टर। ये ना सोचिएगा आप क्या इंडक्टर पूछ लेगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। और जेनर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए और फिर लोड रेजिस्टेंस के लिए। दिक्कत, अब पूरा आर्किटेक्ट समझ में आ गया पावर सप्लाई का। अब बेटा कोई गलती करके मत आइए। देखो बेटा इस सवाल में आपको क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम पूछा जा रहा है, जो कि आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल जो है सी साइन सी इक्वल टू 1/μ यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ क्या दे रहे हैं कि साहब एयर में तो वो चल रहा है x t1 समय में और मीडियम में चल रहा है 10x t2 समय में। बस काम बन गया। सॉरी x कटा, म्यू कहाँ चला गया बेटा, t2 ऊपर चला गया, t1 उसके नीचे है और साथ में आपको ये 10 भी दिखाई दे रहा है। बस काम बन गया। आपने कहा म्यू इक्वल टू t2/10 t1, यहाँ रख दीजिए 1 म्यू t2/10 t1 यानी कि साइन सी इक्वल टू 10 t1 फोर्थ टर्म था, ये वो सेकेंड हो गया, इसलिए सी इक्वल टू साइन इनवर्स 10 t1/10 t2। एम आई राइट? यस, 2 इज द नहीं 2 नहीं 10 t1/t2। देखिए बेटा कितनी जल्दी में आप गलती कर देते हैं, मुझसे भी हो रही थी। तो 10 t1 इज इक्वल टू अपॉन t2। एम आई राइट? देखिए अभी भी देखो बेटा इस सवाल में आपको कलर कोड दिया गया है और आपको थर्ड बैंड का जो है वो आपको कलर बताना। तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस का फार्मूला, पहला दूसरा इंटू 10⁻⁻⁶ और प्लस माइनस टॉलरेंस जो कि आपकी 5% है, जिसको आप गोल्ड जानते हैं। आइए यहाँ पे बात करते हैं। पहला दूसरा और तीसरा कितना है बेटा आपका, यानी 10⁻³ हो जाएगा। कितने हैं बेटा, 1 2 3। एम आई राइट? तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो पहला कलर 2, दूसरा कलर 2 और तीसरा हो जाएगा 1000 यानी 10⁻³। एम आई राइट बेटा? यानी सी आपको चाहिए क्या होगा। एक बेसिक सा आपको स्लैंग मालूम है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। इतना दूर नहीं जाना है। तो आपने कहा बी, पहला बी ब्लैक, दूसरा ब्राउन, एम आई राइट,
तीसरा रेड, क्योंकि आपको तो केवल 3 तक जाना है, ऑरेंज और येलो। राइट, ये आपका 0 हो गया, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो आपको कहाँ जाना था? सी, तीसरा बैंड सी, यानी 10⁻³ ऑरेंज है कोई? यस, थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये सवाल बहुत अच्छे हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। आपको केवल यही देखना है कि स्टेटमेंट 1 या 2 करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अलग है असर्शन रीजन से। असर्शन रीजन में ज्यादा दिक्कत होती थी, वो असर्ट करता था, उसका वो रीजन बताता था, तो आपको देखना पड़ता था। यहाँ केवल आप सेंटेंस पढ़िए और देखिए ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यस, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। एम आई राइट? भाई यही काम करता है। जो भी आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, किसी सरफेस पे होती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन निकालता है, वही तो इलेक्ट्रिसिटी करंट बनाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जेनर इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स कंडीशन इन ब्रेकडाउन। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पीछे आपको बताया था कि ये जेनर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एम आई राइट? ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। और इस रेगुलेशन जब ब्रेकडाउन आ जाता है, आप देख रहे हैं करंट कितनी तेज से बढ़ रही है, वोल्टेज कांस्टेंट, यानी कि ये वोल्टेज रेगुलेटेड डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। किस कंडीशन में? ये आपका ब्रेकडाउन रीजन या जेनर ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। यस, इट इज आल्सो करेक्ट। यानी आप कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यस, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। पहले ही लग रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत इजी था, फार्मूला बेस्ड था। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर निकालनी है। आप जानते हैं कि एक इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर की जाती है उसका फार्मूला होता ½LI²। एल यानी इंडक्टेंस कितना है बेटा? आपके पास 4 माइक्रो हेनरी का है, करंट 2 एम्पियर की है। काट दीजिए तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 जूल। और -6 किसके लिए है बेटा? माइक्रो के लिए। तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी? 8 माइक्रो जूल, यानी 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये सवाल बहुत अच्छा था और बच्चे ज्यादातर गलत कर आए क्योंकि वो इसको सर्कुलर मोशन समझ रहे थे। और यहां पूछा गया था एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, और सब सेंटीपीटल एक्सेलरेशन कह आए थे कि आप जानते हैं किसी सर्कमफेरेंस पे अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो एक टूवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन होती है जिसको आप सेंटीपीटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी को बैलेंस करने के लिए एक आउटर पे लगती है एक्सेलरेशन जिसको आप क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहते हैं। साथ में एक एक्सेलरेशन और होती है जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी कि ये वाली जो है AT जो है वो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलती है। इसके अलावा भी एक एक्सेलरेशन है, वो क्या कह रहे हैं? एंगुलर। इस फिगर से समझिए बेटा, ये मान लीजिए एक आपकी सर्कुलर बॉडी है, ये लाल रंग का जो आपको स्पॉट दिख रहा है ये आपका एक बॉडी है जो सर्कमफेरेंस के अलोंग घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है इस पे जो एक्सेलरेशन हो रही एंगुलर, वो किसके क्रॉस हो रही बेटा? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एम आई राइट? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इधर सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, इधर सेंटीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और ये जो हो रही है वो टेंजेंशियल है। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन किसके हो रही है? ये जो आपको एक्सिस दिख रही है, सुई दिख रही है, इसके अलॉन्ग ही तो घूम रहा है। तो आप कहेंगे कि सर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है along एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपकी एक्सिस है, ये जो आपको एक्सिस दिख रही है जिसके क्रॉस रोटेट कर रही है, वही आपकी कहलाती है एंगल ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन।
देखो बेटा, ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल था, कार्नोट इंजन का था, सभी बच्चे जानते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब हमसे यह ना लिखवा कि T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक और T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। दिया क्या है, सोर्स का टेम्परेचर दिया है, और सबसे पहला काम आप क्या करते थे डिग्री सेंटीग्रेड में, 273 को जोड़ के आप क्या बना लेते थे, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते थे। 0, 0, 5 और 1, 6। इफिशियंसी 50%, एक लाइन बचा लिया, परसेंटेज साइन हटाने के लिए 100 से भाग करना था। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक जो निकालना था। T1 सोर्स जो कि डिग्री में दिया था, केल्विन में चेंज कर लिया, 1/2 हो गया, यानी T2 अपॉन 100 इधर ले आए। 1 माइनस 2, एक में से आधा गया, आधा बचा, ये 300 हो गया। तो T2 300 केल्विन है, यहाँ सेंटीग्रेड में दिया है। तो आपने कहा कोई बात नहीं, जोड़ने के लिए केल्विन बनाने के लिए जोड़ते थे, डिग्री बनाने के लिए घटा लेंगे। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 7 गए 2, यानी सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री का होगा। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। 2 पार्टिकल हैं, एक m है और दूसरा 9m है। यहाँ बेटा 2 काम करने पड़ेंगे और r डिस्टेंस अपार्ट है। कौन कौन से? पहला काम क्या करना पड़ेगा, एट ए पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग देम आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, कहाँ पे 0 होगी, और उस पॉइंट को ज्ञात करने के बाद वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकालना होगा। तो सबसे पहले फील्ड देखो कहाँ 0 होगी, यहाँ पे अगर आपने एक यूनिट पॉजिटिव मास रख दिया तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं नहीं होते हैं? तो इधर की फील्ड इधर खींचेगी, मान लीजिए उसको E कह देते हैं, ठीक। यूनिट पॉजिटिव मास रख लिया, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इधर खींचेगा। बस आपने कहा सर ये x दूरी पे था C पॉइंट, यहाँ पे फील्ड 0 हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अपोजिट तो मिल रहा है, इक्वल हो जाएगी तो 0 हो जाएगी। यहाँ बेटा कितना बचेगा, r माइनस। तो पहले आपको x निकालना है, फिर इस x पे पोटेंशियल एनर्जी इसके और इसकी वजह से निकालनी। ये मरता क्या ना करता, आपने कहा कि ऐसे सूरत हाल में g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल और ये हो गया मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, g 9m डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आई राइट, आराम से निकल आएगी। तो 1/x स्क्वायर बराबर 3/x माइनस, ठीक है। अरे अंडर हटा दीजिए, तो ये हो गया 1/x इज इक्वल टू, इसका 9 का √3 आ गया, r माइनस एक्स, इसलिए r माइनस एक्स बराबर 3x, इसलिए r बराबर इधर जाएगा बराबर 4x, इसलिए x आपको मिल गया r/4, ठीक। अब इस पॉइंट पे जो कि r/4 जहां पे फील्ड आपकी 0 मिली है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। 2 के से निकालेंगे, इस मास की वजह से माइनस Gm, एम राइट, अपॉन डिस्टेंस कितना है r/4, ऊपर ले जाइए -4Gm/r, माइनस इसकी वजह से ले लीजिए Gm, एम राइट, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस एक्स बराबर r माइनस r/9, 4 में से 1 गया 3r/4, तो आपने कहा 3r/4, ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 Gm/3r, सॉल्व कर लिया जाए 3r, 4 3 12, स्मॉल m है बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये कितना हो गया 8 और ये हो गया 48
Gm/3r। 3 एकम 3, 1 3 छंग 18 -60 Gm/r है कोई? यस, थर्ड इज द बेस्ट आंसर। देखो बेटा ये भी सवाल कितना आसान है। कह रहे हैं ए व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v। तो आपने कहा सर अगर हमारे पास टोटल डिस्टेंस x है ए से b पॉइंट का, तो जो हाफ है c मान लेते हैं, यानी x/2 पार्ट, तो वो v वेलोसिटी चला, और रिमेनिंग हाफ यानी c/2 ये भी आधा बचा, ये चल रहा है आपका 2v से। निकालना क्या बेटा? आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। आप जानते ही हैं एक बेसिक फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस ले लीजिए अपॉन टोटल टाइम ले लीजिए, बस खेल खत्म, इसी से निकल आएगा। टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2 कितना हो गया बेटा? x हो गया। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस x/2 और वेलोसिटी कितना है? 2v। बस काम बन गया। आपने कहा आधा आधा x हो गया, नीचे से x/2v कॉमन लिख रहा है, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/2। तो पहला काम x खत्म हो गया। अब देखिए एवरेज स्पीड ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये तो फोर्थ टर्म है, 2v ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा? 1 प्लस इतना यानी 3/2। ये अगेन फोर्थ टर्म हो गया, तो 4v/3 है कोई? यस, थर्ड इज द बेस्ट आंसर। देखो बेटा ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है। कह रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एनर्जी अमाउंट होती है सोप बबल में डबल एरिया होता है, और एयर बबल होता है तो आपका सिंगल एरिया होता है। तो आप सरफेस टेंशन से 2 टाइम चेंज इन एरिया निकाल दीजिए। सोप बबल है तो स्फेरिकली होगा, स्फेरिकल एरिया क्या होता है? 4πr²। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, आपका उत्तर निकल आएगा। 4 दूना 8, 3.14। एम आई राइट? ये यहाँ तक का काम हो गया। एरिया के लिए रेडियस दे रखा है 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर को मीटर बना दिया। अब आपने क्या किया? आपने कहा 8 त्रिक 24, एम आई राइट, इंटू 4 इंटू 3.14। तो कै दशमलव आपको और हटाने थे? ये वाला, यानी इसको हटाया है आपने तो ये हो जाएगा 6 के। अब इसको गुणा कर लें, 4 चौक 16, एम आई राइट, 4 दूनाई 8, 1 9। भाई अब आप गुणा कीजिएगा, मैं इसको कैलकुलेटर मेरे सामने पड़ा हुआ है, मुझे लालच आ गया। ये हो गया 301.44 -6। कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ 30 में 4 आ रहा है, नहीं आएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए 2 घर ले आइए, नॉर्मलाइज कर लीजिए, तो 2 कम हो जाएगा तो -4 जूल हो जाएगा। है कोई? हाँ, अब मिल गया। थर्ड इज द बेस्ट आंसर। देखो बेटा ये सवाल कितना इजी था। इसमें कह रहे हैं कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटेड अंडर द पोटेंशियल वी बोर्ड। अरे भाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेट करोगे अंडर पोटेंशियल वी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? W=EV। अरे भाई पोटेंशियल W/, अगर चार्ज होती है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन है, तो W=EV। ये किसके बराबर हो गए? H, और H किसके बराबर होता है? H न्यू, और न्यू फ्रीक्वेंसी C/λ। है राइट? आपको मिनिमम चाहिए तो आपने कह दिया कोई बात नहीं, H भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, तो आप कहेंगे लैम्डा मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। लेकिन आपको ये चाहिए कि मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा ऊपर ले जाए, इधर ले जाए तो 1/v, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो आप कहेंगे कि सर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। क्लियर? देखो बेटा ये भी सवाल बहुत अच्छा है। रेडियो एक्टिविटी के विषय में हमने आपको 2 फार्मूले बताए थे कि बेटा इसको याद कर लेना। 1/2 n नंबर ऑफ
रेडियो एक्टिविटी होता है। और अगर आपको टाइम निकालना है तो इन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिविटी को हाफ लाइफ से गुणा कर दीजिएगा, समय आ जाएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो n है वो ड्रॉप होके 1/16 ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस कितना था आपके पास, N0 था। बस काम बन गया। ये 2 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई बेटा। 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16, तो आपको n मिल गया। अब आपको टाइम निकालना था, कितनी एक्टिविटीज हो चुकी है, हाफ लाइफ 4 हो चुकी है। एक की कीमत कितनी है, 20 मिनट है, t से गुणा कर दीजिए, 80 मिनट हो गई, यानी 4th इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये 2 फार्मूले याद रखो कि भैया कितना टाइम हुआ, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कितनी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हुई, और हाफ लाइफ से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। इसी में से घूमता रहता है। और एक आप इसको याद रखिए कि भैया कितना सब्सटेंस बचा हुआ है, ये आपका ओरिजिनल था। और ये आपका क्या बताता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। बस इतना ध्यान रखिए, कोई भी सवाल रेडियो एक्टिविटी का होगा आप लगा लेंगे। देखो बेटा कितना आसान और सस्ता सवाल है। ये कह रहे हैं कि मेटल वायर का मास दिया है, रेडियस दिया है, लेंथ दिया है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। एम राइट। बस काम बन गया। वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, आपने कहा वायर है तो उसका एरिया πr² हो जाएगा और लेंथ उसकी l हो जाएगी। बस काम बन गया। आपने कहा सर पाई तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई अंतर नहीं होगा, r को हम ऊपर ले जा रहे हैं, लेंथ को ऊपर ले जा रहे हैं। परसेंटेज एरर का फार्मूला बनाना बहुत आसान है। ये हो गया इनटू डेंसिटी का 100%, मास डेल्टा m अपॉन m इंटू 100%। बेटा क्या पूछा गया, मैक्सिमम पॉसिबल, तो मैक्सिमम में आपको एरर्स और ऑलवेज एडेड, तो ये 2 को आगे ले आइएगा। पार्शियली डिफरेंशिएशन से आपने इस फार्मूले को बनाना सीख लिया है। फिलहाल आप क्वेश्चन लगाना सीख रहे हैं। मैक्सिमम पॉसिबल तो -1 ना लिखिएगा, डेल्टा l इंटू, बस अब वैल्यू रखना सीख लीजिए। कैलकुलेशन तो हम आपको सिखा नहीं पाएंगे। मास में जो प्लस माइनस के बाद होता है यही डेल्टा m होता है, अपॉन m इंटू 100 2। रेडियस में जो प्लस माइनस के बाद है वही डेल्टा r है। आप कहेंगे इसको मीटर में नहीं चेंज किया, देखो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है, दोनों चाहे डिफरेंस हो चाहे रेडियस हो, दोनों mm में है, कट जाएगा, इसलिए हमने उसको नहीं करा। डेल्टा l सेंटीमीटर में है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे दोनों सेंटीमीटर था, इसलिए आपने कोई दिक्कत नहीं किया। देखिए बेटा यहाँ से 1 कम हुआ, ये आया 100 से गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 परसेंटेज। यहाँ पे भाई साहब 100 था तो ये चला गया, ये तीनों चले गए, तो ये बचा 2/3%। यहाँ से 2 काट दीजिए तो आपका बचा 2/5%। सॉल्व हो जाएगा बेटा, 0.5, ये हो जाएगा आपका 0.6 या 6.7 कर लीजिए, 6 आता रहेगा 0.4। तो देखो बेटा कितना हो गया, ये आपका 7 हो गया, और तो है नहीं, एम आई राइट। अब यहाँ पे चलेंगे आप तो 10 5 15 हो गया, एम आई राइट। 2 के बाद आप लगा दीजिए, और इसको आप कह सकते हैं 1.5 नहीं है तो कोई बात नहीं, 1.6 तो है, तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे सस्ता मद्दा टिकाऊ सवाल है। आप जानते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपॉन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होती है। इसी से बहुत से सवाल बनते हैं, आप यूज करेंगे इस फार्मूले को
काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि साहब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 48 यानी 48 वोल्ट मीटर दे रखा है और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो आपने कहा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो V = E/C हो जाएगा। E आपका 48 वोल्ट पर मीटर है। स्पीड ऑफ लाइट दिया भी है, नहीं होता तो भी आप कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 × 4 और बचे 1, 3 × 3, 3 × 18, ऊपर -8। एक और इधर ले आओ, 1.6 × 10⁻⁻7 टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा? टेस्ला होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। इस पर कई सवाल बनते हैं, फार्मूला बढ़िया है, समझ लीजिए। 3-4 तरीके के सवाल बनते हैं इसी पे, उनको निकाल लीजिए, आता है, मजा आएगा। देखो बेटा ये सवाल कितना आसान है। इसमें टेम्परेचर और VRMS का रिलेशनशिप पे आधारित है। आप जानते हैं इश्क मासूम है कि जो वेलोसिटी VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर होती है। तो अगर इसका मतलब हुआ कि पहले कह रहे हैं कि -50 डिग्री पे थी और इसको कितना गर्म किया जाए कि उसकी जो भी -50 डिग्री थी उसमें 3 टाइम का इजाफा हो जाए, यानी इंक्रीज बाय 3 टाइम। 3 टाइम ना हो जाए, ध्यान रखिएगा, लड़के 3 भी कर रहे थे, 3 टाइम नहीं है, ध्यान से पढ़िए, इंक्रीज बाय 3 टाइम, 3 गुना बढ़ गई। तो आपने कहा सर पहले B थी और हमने कहा B1 = लगा दें, अब तो रेशियो कटी जाएंगे, T1 और B2 और ये हो जाएगा √T2। एम आई राइट? हमको रबड़ भी मिल गई है, रबड़ से जरा साफ कर लें ब्लैक बोर्ड को अपने। एम आई राइट? खराब लग रहा है, मजा लीजिए जिंदगी का। ठीक, चलिए, बिगड़ गया। ये समझ में आया बेटा? B1 इतना, B2 इतना, T2 लिखो बाबू। T1 कितना हो गया? -50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन बना लिया। 3 गया 2 केल्विन, आपका T1 आ गया। V1 आपने माना था V और ये हो गया 223। B2 कितना हो जाएगा? कहीं V का 3 टाइम्स, यानी ये है। बच्चे क्या कराए थे? बच्चे केवल 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल कराए थे, बस वही गड़बड़ हो गया था, ये कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16, 2 2 3 T2। एक गलती ये भी करके आए थे बच्चे, ये जो आ रहा है वो केल्विन में आ रहा है। मेरे सामने मेरे मोबाइल का कैलकुलेटर खुला हुआ है और हमने 223 × 16 कर लिया, ये करीब आ रहा 3568 केल्विन। वो तो कोई था नहीं। तो आपने कहा सर इसमें 273 घटा के देखते हैं, तो ये हुआ 5 और ये आपका हुआ 9 और ये हुआ 4 में से 2 गए 2, एम आई राइट? 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। 3295, यस, बी इज द करेक्ट, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा ये सवाल कितना अच्छा है। कह रहे हैं कि एक हमारे पास कैपेसिटर है और उसको हमने एक AC सोर्स से जोड़ रखा है, एम आई राइट? मान ली कैपेसिटर की कैपेसिटी CA कह भी रखा है। तो कह लगे ऐसे हालात में आपको क्या दिख रहा है? कैपेसिटेंसी दिख रही है 2 बार कि करंट रिमेन्स चेंज और ये डिक्रीज हो गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए ओमेगा है, इसको जब डिक्रीज करते तो क्या होगा? तो आपने कहा सर XC = 1/ωc होता है। तो जाहिर सी बात है अगर ओमेगा कम करेंगे, जैसा इन्होंने दिया, ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो रिएक्टेंस जो है वो बढ़ेगा, यानी कि घटेगा नहीं और रिमेन सेम नहीं होगा। अब मसला किसमें बचा? डिस्प्लेसमेंट करंट में। तो आपने कहा सर यहाँ करंट कन्वेंशनल करंट बहेगी और ये जो कूदे फांदेगी वही डिस्प्लेसमेंट करंट कराती है। तो जाहिर सी बात है सर्किट एक है। तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब जितनी ही कन्वेंशनल करंट है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट करंट है।
ये बराबर जो भी वोल्टेज आपने लगाया, आपने कहा सर हमने V0 साइन ओमेगा टी लगा दिया था और इसको रिएक्टेंस से भाग कर दिया था। रिएक्टेंस आप समझ गए थे, क्या समझ गए थे कि 1/ओमेगा C होता है। ऊपर ले जाइए, V0 चौथा टर्म है, ओमेगा C साइन ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गए। तो भाई साहब ये डिक्रीज कर रहा है, यानी ओमेगा डिक्रीजेस, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट है ये भी डिक्रीज करेगा। और साइन ओमेगा टी, जितना साइन कम होता है उतना जितना साइन कम होता है एंगल, उतनी उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक, तो जितना ये कम होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, साइन की वैल्यू कम होगी और ओमेगा प्रोडक्ट में है ये भी कम होगा, यानी आईडी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। है कोई? यस, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा ये सवाल बड़े अच्छे होते हैं और थोड़ा सा आसान कर दिए असर्शन रिएक्शन से, क्योंकि वहां पे आपको फिजिक्स भी लगानी पड़ती थी। यहाँ केवल 2 स्टेटमेंट दिए रहते, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। केवल इसमें चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। देखिए साहब, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और आपके दिमाग में आ गया कि सर ये हमारा एक छोटा सा अरेंजमेंट होता, हमने बना लिया। ये आपकी स्लिट से ये आपकी स्क्रीन होती थी, स्क्रीन की दूरी होती थी। आपने कहा कि साहब यहाँ पे मान लीजिए हमारी कोई ब्राइट फ्रिंज बन रही है और ये सेंट्रल में से आप गए हैं दूरी पे, आपने वाई मान लेते थे और ये उसका एंगुलर सेपरेशन होता था। मेरे मास्टर साहब ने 2 रुपये 14 पैसे में क्या सिखाया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर इसको एक ट्रायंगल के रूप में देखें, ये एंगल है, ये आर्क है और ये डी आपका रेडियस में मिल जाएगा। अब आइए आगे सवाल पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 पे फोकस कीजिए। इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, यानी कि ये आपकी स्लिट है बेटा, ये स्लिट्स हैं, 2 थी, बहुत कम सेपरेशन था तो हमने एक कर लिया, और ये आपकी स्क्रीन था, दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर इस स्लिट और स्क्रीन यानी कैपिटल डी को चेंज करते हैं तो कह रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ रिमेन कांस्टेंट। आपने कहा कि हमने माना कि nth वाली जो है वो ब्राइट है, वो कहाँ बनेगी, उसकी दूरी आपने कहा n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी समझते हैं, ये जो स्लिट है जो मिला दी है mm की है, इनके बीच की दूरी। और ये कैपिटल बड़क्का वाला डी, ये कहाँ बन रहा है, ये स्लिट से लेके स्क्रीन तक की दूरी का। आपको एंगुलर एक्सेलेरेशन देना है और एंगुलर एक्सेलेरेशन आपने सेपरेशन थीटा निकाला जो कि y अपॉन डी होता है, तो आपने कहा y अपॉन डी कर लें, इसी से आपके दोनों स्टेटमेंट निकल आएंगे। देखो y अपॉन डी जो कि एंगुलर सेपरेशन है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फ्रिंज पे, कौन सी देख रहे हो, लैम्डा पे, वेवलेंथ पे, और डी स्लिट की दूरी। और आप चेंज क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हैं मूव अवे, यानी यू आर चेंजिंग डी, डी पे नहीं डिपेंड कर रही है एंगुलर, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है और स्लिट की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया कि अगर हम इसको सेपरेशन ऑफ एंगुलर फ्रिंज को चेंज करते हैं तो वो फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो ए इज ट्रू हो गया। बी को देख लीजिए। बी में क्या कह रहे हैं कि इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज प्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक से ऑफ लार्जर वेवलेंथ, तो एंगुलर सेपरेशन। तो देखो बेटा एंगुलर सेपरेशन साफ साफ किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा के। एम आई राइट? इसमें भी एन और डी को नहीं कर रहे हैं, लैम्डा ही कर रहे हैं। अब लैम्डा क्या कर रहे हैं बेटा, लार्जर, यानी लैम्डा इंक्रीजेस, तो बेटा थीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो थीटा विल आल्सो इंक्रीजेस। ये बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ये डिक्रीज करा रहे हैं, यानी कि गलत कह रहे हैं। अगर आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे, दूसरा मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करेंगे, तो आपकी फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज विल बी इंक्रीज होगा। और यहां पे क्या कह रहे हैं, डिक्रीज, यानी ए इज ट्रू और बी इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक।